हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस यानी बच्चेदानी की गठान के बारे में, जिसे कि लियोमायोमा भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि फाइब्रॉइड यूट्रस और अंडाशय की गठान यानी ओवेरियन सिस्ट में अंतर होता है। आम जनता इन दोनों ही चीज़ों को एक समझती है। ओवेरियन सिस्ट बेसिकली सिंपल ओवेरियन सिस्ट 90% केसेस में दवाइयों से डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन फाइब्रॉइड यूट्रस का दवाइयों से डिज़ोल्व होना कठिन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड यूट्रस 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ सबम्यूकस फाइब्रॉइड यानी कि जो बच्चेदानी की कैविटी में होते हैं। सेकेंड इज़ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो बच्चेदानी की वॉल में ग्रो करते हैं। थर्ड इज़ सबसीरस फाइब्रॉइड जो कि बच्चेदानी की वॉल में ओरिजिनेट होते हैं लेकिन बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सबम्यूकस फाइब्रॉइड ही देते हैं। अब हम बात करते हैं फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स के बारे में। अधिकतर केसेस में फाइब्रॉइड्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पेशेंट पूरी तरह एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। बहुत सारे केसेस में किसी और वजह से सोनोग्राफी कराने पर फाइब्रॉइड के बारे में पता चलता है। सबसे कॉमन तकलीफ़ फाइब्रॉइड्स की वजह से ब्लीडिंग की होती है, मतलब या तो इर्रेगुलर ब्लीडिंग, अनियमित माहवारी या फिर माहवारी में अधिक ब्लड जाना, ये तकलीफ़ें हो सकती हैं। सेकेंड इज़ प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स मतलब फाइब्रॉइड की वजह से आसपास के ऑर्गन्स में प्रेशर पड़ता है जिसके कारण तकलीफ़ होती है, यानी जैसे कि पेशाब की थैली पर प्रेशर पड़ने से बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक जाना या पेशाब छूट जाना, ये सब तकलीफ़ें हो सकती हैं। पोस्टीरियर फाइब्रॉइड की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या ट्रेनेस्मस यानी बार बार मोशन होने की फीलिंग होना, ये तकलीफ़ें हो सकती हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से पेट में दर्द होता है जो कि हल्का दर्द होता है, पूरे समय थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहता है। कमर में दर्द हो सकता है या फिर पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। एकदम से तेज़ दर्द होना फाइब्रॉइड्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है, जैसे कि या तो पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड ट्विस्ट हो गया है या फिर फाइब्रॉइड्स में डिजनरेशन हुआ है। डिजनरेशन प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी कॉमन होता है, तो इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एक्यूट पेन हो सकता है। अदरवाइज़ फाइब्रॉइड्स की वजह से क्रॉनिक हल्का पेन बना होता है। यदि फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो यह यूरेटर पे प्रेशर डाल सकता है जिसकी वजह से किडनी पर बैक प्रेशर पड़ता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में सूजन की समस्या दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट सिम्टम इज़ इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होना। सबम्यूकस फाइब्रॉइड में कैविटी में होने की वजह से प्रेगनेंसी को इम्प्लांट होने में हैम्पर करते हैं, इम्प्लांट नहीं होने देते हैं। इंट्राम्यूरल और सबसीरस फाइब्रॉइड्स फेलोपियन ट्यूब्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं या फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स मतलब जो फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी के निचले हिस्से में हैं वह स्पर्म्स को ऊपर जाने से रोकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फाइब्रॉइड्स के कारण दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मिसकैरेज या अबॉर्शन होना, समय से पहले डिलीवरी होना, फाइब्रॉइड्स की वजह से बच्चा उल्टा होना जैसे कि ब्रीच या ट्रांसफर्स पोजीशन, जिससे कि सीजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड्स के कारण डिलीवरी के पहले ब्लीडिंग हो सकती है जिसे एब्रप्शन कहते हैं। इन केसेस में भी सीजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, मतलब कि पीपीएच। यह भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है जिसके लिए कई बार यूट्रस निकालने का भी नौबत आ सकती है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। फाइब्रॉइड्स मोस्ट ऑफ द केसेस में सोनोग्राफी में आसानी से डायग्नोज हो जाते हैं, स्पेशली ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड का साइज़, फाइब्रॉइड का लोकेशन काफ़ी हद तक एक्यूरेटली पता चल जाता है। कुछ केसेस में जैसे कि ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड या सर्वाइकल फाइब्रॉइड में हमें एमआरआई की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि इन केसेस में यूरेटर क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में होती है जिससे कि यूरेटर में इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबम्यूकस फाइब्रॉइड में सोनोहिस्ट्रोग्राफी भी की जाती है। ये फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फाइब्रॉइड के मैनेजमेंट के बारे में।
फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि पेशेंट की एज, फाइब्रॉइड का साइज़, फाइब्रॉइड के नंबर, फाइब्रॉइड का लोकेशन, और पेशेंट आगे प्रेगनेंसी चाहता है या नहीं चाहता है, पेशेंट यूट्रस रिटेन करना चाहता है या नहीं चाहता है, और पेशेंट सर्जरी करवाना चाहता है या नहीं चाहता है। इन सारे फैक्टर्स पर फाइब्रॉइड का मैनेजमेंट डिपेंड करता है। यदि फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत छोटा है और फाइब्रॉइड्स की वजह से पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम सिर्फ फॉलोअप कर सकते हैं। आफ्टर 3 to 6 मंथ्स सोनोग्राफी रिपीट की जाती है, जिसमें कि फाइब्रॉइड का साइज़ असेस किया जाता है। यदि फाइब्रॉइड का साइज़ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है या फाइब्रॉइड्स की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स होने लग गए हैं, तो उस के अनुसार पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब कि दवाइयों द्वारा फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट। इसमें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नॉर्मल गर्भ निरोधक गोलियाँ, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली टैबलेट्स, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यानी मिरेना यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट से फाइब्रॉइड की वजह से होने वाली जो इरेगुलर ब्लीडिंग है या एक्सेसिव ब्लीडिंग है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट इज़ सिंपल मेफेनामिक एसिड, ट्रेनेक्सामिक एसिड कॉम्बिनेशन या अदर हीमोस्टैटिक टैबलेट्स। अधिकतर केसेस में ब्लीडिंग की समस्या इन टैबलेट्स को 3 से 5 दिन पीरियड्स के दौरान लेने पर सॉल्व हो जाती है और आगे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज़ ल्यूप्राइड इंजेक्शन, जैसे कि GnRH एनालॉग कहा जाता है। ये इंजेक्शंस मंथली लगाए जाते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ इंजेक्शन फाइब्रॉइड के साइज़ में 50% तक रिडक्शन नोटिस किया जाता है, जिससे कि फाइब्रॉइड की सर्जरी करना आसान हो जाता है। कुछ नई दवाइयाँ फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट में यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि मिफेप्रिस्टोन एंड यूरिप्रिस्टल। मिफेप्रिस्टोन 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम की डोज़ में अवेलेबल है। यूरिप्रिस्टल 5 मिलीग्राम की डोज़ में अवेलेबल है। दोनों ही टैबलेट्स पीरियड के दौरान शुरू की जाती हैं और 3 महीने के लिए दी जाती हैं। आफ्टर 3 मंथ्स सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड की साइज़ को असेस किया जाता है। उसके अनुसार आगे इन टैबलेट्स को कंटिन्यू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स में। या तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मायोमेक्टमी कहा जाता है, या फिर यूट्रस रिमूव किया जाता है, जैसे कि हिस्टेक्टमी कहा जाता है। दोनों ही सर्जरीज लैप्रोस्कोपिकली और ओपन दोनों तरीके से की जा सकती हैं। मायोमेक्टमी टेक्निकली डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है। मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोमेक्टमी इज़ एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसलिए मायोमेक्टमी प्लान करने से पहले पेशेंट का ब्लड अरेंज करना बहुत आवश्यक है और पेशेंट को समझाया जाता है, पेशेंट के अटेंडर्स को समझाया जाता है कि मायोमेक्टमी ही प्लान की गई है, लेकिन यदि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, मतलब यूट्रस भी निकालना पड़ सकता है। और यदि प्रोसीजर लैप्रोस्कोपिकली कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, तो ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें कोई बड़ा इंसिजन या चीरा नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, पेशेंट को सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किया जा सकता है, पेशेंट अपने काम पे जल्दी जा सकता है। ये सारे एडवांटेज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के होते हैं। साथ ही ऑपरेशन के दौरान एब्डोमेन को इंस्पेक्ट किया जा सकता है कि फाइब्रॉइड के अलावा कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। फाइब्रॉइड के या यूट्रस के साथ में ट्यूब्स एंड ओवरीज निकालना लैप्रोस्कोपिकली इजी होता है, बजाय कि वेजाइनल हिस्टेक्टमी में। वेजाइनल हिस्टेक्टमी भी नॉन इन्वेजिव तरीका है यूट्रस के ऑपरेशन का, लेकिन इसमें ट्यूब्स एंड ओवरीज निकालना टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आजकल मायोमेक्टमी या हिस्टेक्टमी लैप्रोस्कोपिक तरीके से ही प्रेफर की जाती है। The disadvantage of laparoscopic surgery is it is costlier than the open surgery. कुछ नई मोडालिटीज़ हैं फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। उन पेशेंट्स में ट्राई किया जाता है जो फर्दर प्रेगनेंसी करना चाहते हैं और सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं। तो आज हमने बात की बच्चेदानी की गठान यानी फाइब्रॉइड यूट्रस के सिम्टम्स और मैनेजमेंट के बारे में। अंत में मैं इतना एडवाइस करना चाहूँगी कि हर महिला को अपने बॉडी के प्रति सजग रहना चाहिए,
बॉडी में कोई भी चेंज होने पर तुरंत नोटिस करना चाहिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। थैंक यू।